नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष वीडियो ला रहा हूँ यूट्यूब पर और ये वीडियो पिछले वीडियो से ही संबंधित है जो मैंने 1 जनवरी 2023 को डाला था और जो फ्लड लॉस से रिलेटेड था। तो ये उसी कड़ी में है। तो आज मुझे सुबह के नंबर मैंने यूट्यूब पर एक मैसेज देखा जो साहब चेन्नई से थे और जो लिख रहे थे कि उनका भी सेम टाइप का केस है और वो भी सेम टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसके बाद शाम मुझे उनकी मेल भी आई और उन्होंने साथ में अपनी पॉलिसी की कॉपी, एस्टीमेट की कॉपी, बीमा कंपनी जो उनसे कंसेंट की मांग कर रही थी उसकी कॉपी और ये सब चीज़ें मुझको शेयर की। पॉलिसी की कॉपी, एस्टीमेट की कॉपी और जो उन्होंने अपने ईमेल में अपने केस को एलैबोरेट किया। तो ये उसकी कॉपी है। इनका जो मैं मेल में जो इन्होंने लिखा है मैं उसको बता देता हूँ कि इनके पास 2019 मॉडल एक सेंट्रो स्पोर्ट्स मॉडल कार है जो अभी बहुत कम चली हुई है, जो लगभग 14,023 किलोमीटर चली हुई है। 4 दिसंबर 2023 को इनकी गाड़ी चेन्नई मेट्रो में कोई अरुम्बकम स्टेशन है उसके पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी और उस दिन जो मिचोंग साइक्लोन आया उसकी वजह से जो बहुत बारिश हुई उससे वो जो जहाँ इनकी गाड़ी खड़ी थी अरुम्बकम स्टेशन का जो पार्किंग लॉट था वहाँ पानी भर गया और उस पानी भरने से इनकी गाड़ी वहाँ डूब गई और ये गाड़ी में पानी की स्थिति में लगभग 2 दिन रही, क्योंकि सब जगह पानी हो रहा था और कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। 7 तारीख को पानी वहाँ से क्लियर हुआ, इनकी गाड़ी क्लियर हुई और इन्होंने जो इनकी गाड़ी की बीमा कंपनी थी उसको क्लेम इंटीमेट किया। बीमा कंपनी ने एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा। उस रिप्रेजेंटेटिव ने गाड़ी का वीडियो बनाया वहाँ पर और कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए और इनको सलाह दी कि आप इसको गाड़ी को सेफ प्लेस पे ले जाइए। तो ये बात है 7 दिसंबर की और उसके बाद ये गाड़ी को उसको रिपेयर में कितना खर्चा होना है, कैसे होना है, उसके लिए ये हुंडई के एक डीलर वर्कशॉप पर अपनी गाड़ी को ले गए। हुंडई डीलर वर्कशॉप ने 4-5 दिन में गाड़ी के लिए एक रिपेयर एस्टीमेट बनाया जो लगभग 3,75,000 रुपये का था। उसकी भी कॉपी मुझको इन्होंने भेजी है और इसमें 3,75,403 रुपये लगभग का ये है, जिसमें 2,92,364 रुपये के पार्ट्स इंक्लूडिंग जीएसटी और लेबर 83,038 रुपये लगभग इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो टोटल रिपेयर एस्टीमेट 3,75,403 रुपये का है। जो गाड़ी की इनकी आईडीवी है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी भेजी है। गाड़ी की आईडीवी है इनकी 3,41,000, यानी कि जो रिपेयर एस्टीमेट है वो आईडीवी से भी ज़्यादा है। इंश्योरेंस इनका है 2/4/2023 से 1/4/2024 तक कंटिन्यूशन में है। 25% एनसीबी है। हुंडई 2019 मॉडल है, 14,000 किलोमीटर चली हुई है और यही सब इसमें जानकारी है। तो ये इसकी पॉलिसी की कॉपी भी मुझको भेजी और प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उससे पैकेज पॉलिसी है ये। तो सर ये इनका कहना ये था कि उसके बाद जब वो एस्टीमेट वर्कशॉप ने बनाया तो इन्होंने बीमा कंपनी को भेजा। बीमा कंपनी ने एक सीनियर को उस गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा। अब ये जो सीनियर थे इनको ये नहीं मालूम कि वो अप्रूव्ड सर्वेयर थे या कौन व्यक्ति थे, ना उन सीनियर ने इनको बताया कि वो अप्रूव्ड सर्वेयर हैं या नहीं हैं। खैर इन्होंने उनको सीनियर ही समझा, जो भी थे वो। उसके बाद बीमा लगभग 10 दिन समय बीता। 10 दिन बाद इनको एक स्क्रैपर का फ़ोन आता है। वो बोलता है कि साहब बीमा कंपनी ने इस गाड़ी की लिए साल्वेज के लिए बिड लगाई थी और ये गाड़ी की बिड
सबसे ज़्यादा उनकी थी। तो 1,90,000 रुपये में बीमा कंपनी ने ये साल्वेज को इन साहब का ये जो स्क्रैपर कबाड़ी साहब है इनको बेचना तय किया है। तो ये जो स्क्रैपर थे ये गाड़ी उठाने के लिए इनसे संपर्क कर रहे थे। इसके बाद ये इनको बड़ा धक्का लगा कि इनकी गाड़ी स्क्रैप के लिए तय कर दी बीमा कंपनी ने, और इनसे बातचीत भी नहीं की, बताया भी नहीं। वैसे ये बहुत ही गलत है। जिसकी गाड़ी होती है बिना उसकी गाड़ी की बिडिंग नहीं कर सकते हैं। किसी भी की भी संपत्ति की आप बिडिंग ऐसे नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही परमिशन लेनी होती है, उसके बाद करना होता है। तो ये तरीका गलत है, लेकिन हमारे देश में बहुतायत में ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही इस केस में भी हुआ। उसके बाद बीमा कंपनी से नेक्स्ट डे इनकी बात हुई। तो बीमा कंपनी ने मेल पर इनको एक कंसेंट फॉर्मेट भेजा, और उसमें इन्हें बताया गया कि 1,90,000 वो कबाड़ी देगा, और बैलेंस अमाउंट लगभग 1,45,000 रुपये बैठते हैं। वैसे तो ज़्यादा बैठते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि 1,45,000 बीमा कंपनी देगी, और आपका इस तरीके से लगभग IDV आपको मिल जाएगी। ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, और ये NOS बेसिस पे कंपनी ने सेटल करना तय किया है। और इनसे कहा कि इसको भर के आप एक एफिडेविट के रूप में तैयार करके बीमा कंपनी को दीजिए। तो ये साहब जो हैं ये काफ़ी परेशान थे। इन्होंने बल्कि जो स्क्रैपर का फ़ोन आया था उससे पूछा, साहब आप ये जो गाड़ी 1.9 लाख की 1,90,000 की स्क्रैप ले रहे हो, तो आप इसका क्या करेंगे? तो स्क्रैपर ने कहा, साहब मैं इसको रिपेयर करूँगा बाहर लोकल में, और फिर इसको ठीक करके बाज़ार में सेकेंड हैंड बेचूँगा। यानी वो उसको स्क्रैप नहीं करेगा, उसका कहना ये था। जबकि ये स्क्रैप या साल्वेज के नाम पे बेचे जाने की बातें हो रही थी। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, और ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही खुलेआम हो रहा है। और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, ये IRDAI की जिम्मेदारी है। उसने इवन सर्कुलर भी निकाला हुआ है कि ये टोटल लॉस जो क्लेम सेटलमेंट हो रहे हैं उसमें जो साल्वेज है या रैक वैल्यू जो साल्वेज वैल्यू प्राप्त करनी है, उसके लिए गाड़ी की RC को कैंसिलेशन करके इस क्लेम सेटल किया जाना चाहिए। लेकिन मोस्टली कंपनीज इसको फॉलो नहीं कर रही है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज तो अधिकांश बहुत ज़्यादा इस मतलब गलत तरीके को अपना के क्लेम सेटल कर रही हैं, और बहुत सारी सरकारी कंपनी के भी बहुत सारे ऑफिसेस इस गलत तरीके अपना कर क्लेम को सेटल कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें भी करने की बातें हो रही थी। तो ये वैसे ही इनका कहना ये था कि गाड़ी चूँकि पानी गई है तो शायद ठीक ना हो पाए, तो टोटल लॉस तो इनको ठीक सही लग रहा था, लेकिन जो ये तरीका था ये इनको सही नहीं लग रहा था। तो उस सही तरीके से क्लेम सेटलमेंट के लिए, या ये क्लेम सही तरीके से सेटल हो, उसके विषय में ये कुछ जानना चाहते थे। तो बीमा कंपनी ने एक कंसेंट लेटर दिया था जिसमें लिखा था कि बीमा कंपनी ने नेट ऑफ साल्वेज, NOS शब्द इस्तेमाल किया था कि नेट ऑफ साल्वेज पे इसको क्लेम, नेट ऑफ साल्वेज मोड पे क्लेम सेटलमेंट का डिसीजन लिया है। ये है, इसमें मैं अभी इसको आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। At my request and as agreed by you after the mutual discussion and negotiation, I agree to retain the damaged vehicle with me, and I am agreeing for the net of salvage loss mode on payment settlement for an amount of rupees 1,45,000। मतलब ये जो 1,45,000 के लिए नेट ऑफ साल्वेज मोड के लिए इंश्योर्ड की रिक्वेस्ट पे तब ये तैयार हैं। मतलब ये कंसेंट जो दी है ये इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को दी है तैयार करने के लिए। तो ये जो कंसेंट एफिडेविट के रूप में बीमा कंपनी इनसे मांग रही है, तो ये जो एट माई रिक्वेस्ट शब्द है यानी ये इंश्योर्ड की रिक्वेस्ट है। At my request and as agreed by you after the mutual discussion and negotiation,
I agree to retain the damaged vehicle with me and I am agree for the net of salvage agree to net of salvage loss mode on payment settlement for an amount of रुपीज़ 1,45,000। तो यहाँ तो इंश्योर्ड ने कोई रिक्वेस्ट की नहीं, ना उसे साल्वेज लेनी है, जबकि कबाड़ी तय बीमा कंपनी ने किया है बिड बीमा कंपनी ने लगवाई है। तो देखो कितना बड़ा झूठ यहाँ बीमा कंपनी बोल रही है। तो ये बहुत ही धूर्तता का से तैयार किया हुआ कंसेंट लेटर होता है। और मज़े की बात ये देखो कि बीमा कंपनी ने ऑफ़र लेटर दिया ही नहीं है, कोई ऑफ़र लेटर नहीं दिया, सिर्फ ज़बानी या तो एक कबाड़ी का फ़ोन आया था या टेलीफोनिकली एक उसने उनसे बताया है। ये कोई ज़बानी चीज़ नहीं होती। बीमा कंपनी सारे पेपर इंश्योर्ड से राइटिंग में लेती है, क्लेम फॉर्म राइटिंग में लेती है, तो ऑफ़र लेटर भी इंश्योरेंस कंपनी को राइटिंग में ही देना चाहिए, चाहे वो मेल पे दे या रजिस्टर्ड पोस्ट से दे। तो ऑफ़र लेटर दिया ही नहीं गया, उल्टा उससे लेकर आके ले रहे हैं कि वो चाहता है इस गाड़ी को साल्वेज को अपने पास रखना। गाड़ी की IDV है 3,41,000 और बीमा कंपनी कह रही है कि वो इंश्योर्ड 1,45,000 पे क्लेम लेने के लिए तैयार है, यानी कि लगभग 1,000 चलिए एक्सेस क्लोज भी काट दें, यानी 1,95,000 रुपये का डिफरेंस है। 1,95,000 रुपये का डिफरेंस है, जिसमें बीमा कंपनी का जो ज़बानी फ़ोन पे कहना था कि 1,90,000 एक कबाड़ी दे देगा, तब भी 5,000 तो खैर शॉर्ट रह जाएंगे इसमें। तो वो बीमा कंपनी ने हो सकता 5,000 की कोई गुंजाइश रखी हुई हो, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जो साल्वेज या रैक वैल्यू जिसे वो कबाड़ी को बेचने के लिए कह रहे थे, अब इसमें वो नहीं लिखा है, इसमें बीमा धारक पे ही डाल दिया कि वो चाहता है। तो ये बहुत ही फर्जी किस्म का, धूर्तता किस्म का कनिंग कंसेंट लेटर बीमा कंपनी ने जो भाषा दी है तैयार करने के लिए वो है। और ये बहुत ही खुलेआम, मुझे बड़ा दुख होता है कि IRDA को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रही है। और अगर वो देखे चेन्नई फ्लड के केसेस में देख ले, जो टोटल लॉस बेसिस पे सेटलमेंट हो रहे हैं, तो उसमें इस तरीके के मोस्टली 99% इसी तरीके से क्लेम सेटलमेंट मिलेंगे। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अप्रूव्ड ये जो क्लेम है, इसमें इंश्योर्ड को ये नहीं पता कि अप्रूव्ड सर्वेयर कौन है। अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने कांटेक्ट ही नहीं किया कि साहब, वैसे ये भी हो सकता है बीमा कंपनी ने अप्रूव्ड सर्वेयर इस केस में लगाया ही ना हो, ये भी हो सकता। मैं चूँकि इस कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मुझे पता है ये कंपनी अक्सर 5-5 लाख तक के क्लेम के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट ही नहीं करती है। तो ये ऐसा भी बहुत खुलेआम होता है। वैसे चेन्नई के वैसे इस तरीके के लॉसेज में, मोटर ऑडी क्लेम में 50,000 तक के नुकसान क्लेम के लिए एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करना या अप्रूव्ड सर्वेयर की से प्राप्त सर्वे मतलब अप्रूव्ड सर्वेयर से सर्वे रिपोर्ट लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है क्लेम सेटलमेंट के लिए। लेकिन जो चेन्नई में फ्लड आया है, तो इस वजह से IRDA ने उस लिमिट को, चेन्नई के इन फ्लड से रिलेटेड केसेस के लिए उस लिमिट को उस दौरान जो लॉसेज जो है उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। लेकिन ये तो 3,75,000 का है, तो इसमें तो अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट करना ज़रूरी है। तो बीमा का तो इसलिए इसमें पता नहीं लगाया, अगर लगाया भी हो, मैं मान लेता हूँ लगाया है, तो ये भी बहुत होता है कि अप्रूव्ड सर्वेयर ऐसे केस में इंश्योर्ड की राय तो जानते ही नहीं कि वो क्या चाहता है। अप्रूव्ड सर्वेयर साहब को या लॉस, उनका क्या रिकमेंडेशन है, उनका क्या असेसमेंट है। और अप्रूव्ड सर्वेयर की एक इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी साल्वेज डिस्पोजल की भी है। अगर सपोज कीजिए ये टोटल लॉस बेसिस पे ही क्लेम सेटलमेंट हो रहा है, तो जो साल्वेज या रैक वैल्यू, जिसे साल्वेज वैल्यू ऑब्लिक रैक वैल्यू या साल्वेज निपटान हम कहें, वो उसके लिए रिकमेंडेशन करना भी अप्रूव्ड सर्वेयर की जिम्मेदारी है। अब अगर उसे एज ए वो फॉर्म 29-30 पे ब्लैंक पे साइन करके RC ट्रांसफ़र करके बेचने को कह रहे हैं, तो उसे साल्वेज डिस्पोजल नहीं कहते, उसे गाड़ी बेचना कहते हैं। तो उसके विषय में ज़रूर जानना चाहिए। तो इस केस में इंश्योर्ड को
एक तो प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 जो है, उसमें जो क्लेम जनरल इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो तय गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्लेन करनी चाहिए। उन पॉइंट्स को जानना चाहिए कि जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और ये जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस जो क्लेम है, ये टोटल लॉस क्लेम सेटलमेंट के लिए एक क्वालिफिकेशन है। अगर 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च है तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करना होता है। ये कोई अलग से कोई अलग टाइप का कोई सीटीएल कोई अलग टाइप का लॉस नहीं है कि जिसमें गाड़ी बेच के क्लेम्स, अगर गाड़ी रिपेयर हो सकती है तो फिर पार्शियल लॉस बेसिस पे होगा, फिर टोटल लॉस बेसिस नहीं होगा। तो लोग इस अजीब अजीब सी व्याख्या देने लगते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस एक टोटल लॉस की क्वालिफिकेशन है जो 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च होने पे होता है। और अगर 75% ऑफ आईडीवी से कम रिपेयर खर्च है तो पार्शियल लॉस क्लेम है। तो यहाँ हम अपनी नेट लाइबिलिटी को कम करने के लिए इलीगल तरीके से गाड़ी को बेचा जाता है, जैसे कि ये इस क्लेम में किया जा रहा है इनके साथ। और अगर ये इस तरीके से गाड़ी बेची जाती है तो फॉर्म 2930 पे कौन साइन करेगा? इंश्योर्ड। कल के दिन कोई क्रिमिनल एक्ट हो गया या जिसने गाड़ी ये ठीक करके कबाड़ी ने किसी मिस्टर एक्स को बेची, उन्हें तो बताया नहीं जाएगा कि ये गाड़ी टोटल लॉस है। और उसके बाद वो उनको पता चलता है कि ये साहब ये गाड़ी ऐसे ऐसे फ्लड लॉस में टोटल लॉस हुई है और इंश्योर्ड ने क्लेम लिया और फिर साइन करके एज ए कार बेचा है, तो वो धोखाधड़ी का मुकदमा 420 का केस कर सकता है और फिर बड़े लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगे जो भुगतने होंगे। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। हम अगर ये क्लेम इस तरीके का आता है तो पहले नियमों को जानें। और सही, ये बात सही है कि बीमा कंपनी लगभग जो आईडीवी जो इंश्योर की जो बनती है टोटल लॉस में, वो अमाउंट तो लगभग अगर मान लीजिए ये 3,41,000 इनका आईडीवी है, 1,000 कट के टोटल लॉस में 3,40,000 की देनदारी का क्लेम अमाउंट इनको मिलना चाहिए। अब ये बीमा कंपनी उसे इलीगल तरीके से मान लीजिए 3,40,000 या 3,35,000 रुपये दिलवा देती है। मैं मान लेता हूँ, चलिए वो भी उतना है, लगभग 4-5 हज़ार को इतना वो नहीं, लेकिन जो तरीका है वो इलीगल है। तो मेरी सलाह है कि इलीगल तरीके पे नहीं जाइए। इलीगल तरीका ठीक नहीं है, इलीगल तरीके को बढ़ावा देना भी सही नहीं है। यहाँ बीमा कंपनी की जो ये 3 लाख जो नेट लाइबिलिटी आएगी टोटल लॉस में, अगर गाड़ी को ये एज ए साल्वेज यानी कि आरसी कैंसिलेशन के साथ बेचते हैं तो इसकी वैल्यू काफ़ी कम मिलेगी। हो सकता है 75,000 मिले या 1 लाख रुपए मिले, तो वो फिर 1,90,000 नहीं मिलेगी, तो या 90,000 मिले। तो ये 1 लाख रुपए के अपने फ़ायदे के लिए इसको इलीगल तरीके से बेच के क्लेम को सेटल करना चाह रहे हैं, और ये बहुत होता है। तो इसलिए आप इसमें प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 के अनुसार कंप्लेन कीजिए। सबसे इसका जो पहला पॉइंट है, बीमा कंपनी को 72 जो अगर इंश्योर्ड ने क्लेम इंटीमेट किया है 70 जिसमें अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करना आवश्यक है, तो 72 आवर्स में के अंदर अपॉइंट करेगी। उसके नाम और उसकी ड्यूटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी इंश्योर्ड को देगी। लेकिन इस क्लेम में अभी तक भी ये मालूम ही नहीं है कि अप्रूव्ड सर्वेयर कौन है, उनका क्या रोल है, क्या ड्यूटीज़ है। ये बहुत होता है हमारे देश में, अप्रूव्ड सर्वे इंश्योर्ड को पता ही नहीं होता कि इस क्लेम में कौन अप्रूव्ड सर्वेयर है, किसने सर्वे किया, किस हैसियत से किया। तो ये इन्हें जानना चाहिए, बीमा कंपनी को मेल करना चाहिए कि साहब मुझे आप उनका नाम, लाइसेंस नंबर, उन्होंने कब सर्वे किया वो डिटेल दीजिए। दूसरा, वो जो सर्वेयर साहब हैं, ये तीसरा पॉइंट है इंटरिम रिपोर्ट। सर्वेयर को एक इंटरिम रिपोर्ट मैक्सिमम 15 डेज़ के अंदर, मैक्सिमम बता रहा हूँ वरना शॉर्टेस्ट टाइम में देनी होती है, इसका मैक्सिमम टाइम 15 डेज इंश्योरेंस कंपनी को देनी होती है। इंटरिम रिपोर्ट ऑफ द फिजिकल डिटेल्स ऑफ द लॉस शैल बी रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड ऑब्लिक फॉरवर्डेड
to the insurer within the shortest time but not later than 15 days from the date of first visit of the surveyor। तो ये क्या है, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ द फिजिकल डिटेल्स ऑफ द लॉसेस। तो ये जो लॉसेस की जो डिटेल्स हैं वो एक इंटरिम रिपोर्ट की शक्ल में अप्रूव्ड सर्वेयर को शॉर्टेस्ट टाइम में बीमा कंपनी को देनी होती है। अधिकतम समय इसके लिए 15 दिन है। तो और इसकी जो एक कॉपी है वो इंश्योर्ड भी बीमा कंपनी से ले सकता है। बीमा कंपनी अगर इंश्योर्ड मांगता है तो बीमा कंपनी को फर्निश्ड इंटरिम रिपोर्ट की कॉपी इंश्योर्ड को देनी होगी। ये तीसरा पॉइंट है। ए कॉपी ऑफ द इंटरिम रिपोर्ट शैल बी फर्निश्ड बाय द इंश्योरर टू द इंश्योर्ड ऑब्लिक क्लेमेंट इफ़ ही सो डिज़ायर्स। तो ये एक आपको इंटरिम रिपोर्ट की कॉपी बीमा कंपनी से मांगनी चाहिए। फिर है इसमें पांचवा पॉइंट, द सर्वेयर शैल सब्जेक्ट टू सब रेगुलेशन 4 अबव सबमिट हिज फाइनल रिपोर्ट टू द इंश्योरर विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। यानी जो सर्वेयर रेगुलेशन है उसमें 30 दिन के लिए अपॉइंटमेंट से सर्वे रिपोर्ट बनाकर बीमा कंपनी में जमा करने के लिए लिखा हुआ है। और उसकी सर्वेयर रेगुलेशन में लिखा है कि एक कॉपी इंश्योर्ड को भी देनी है। सर्वे रेगुलेशन में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो भी वो असेसमेंट कर रहे हैं और जो भी रिकमेंडेशन कर रहे हैं उसके लिए एडमिसिबिलिटी पे भी उसके लिए इंश्योर्ड की कंसेंट है या नहीं है, उस कंसेंट को भी मेंशन करना है। लेकिन यहाँ तो इंश्योर्ड को यही नहीं पता कि अप्रूव्ड सर्वेयर कौन है, और अप्रूव्ड सर्वेयर से कोई कम्युनिकेशन नहीं। अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने ये नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हो, सिर्फ उसकी सहमति जो भी वो कर रहे हैं पहले उन्हें देना है, फिर उस पर सहमति पूछनी है। यहाँ कोई भी सहमति नहीं पूछी गई और सीधा एक बायर का वो स्क्रैपर का फ़ोन आ रहा है, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। तो इस तरीके से ये पांचवा पॉइंट है। इसी तरीके से एक आठवां पॉइंट है, ऑन रिसिप्ट ऑफ द फाइनल सर्वे रिपोर्ट और द एडिशनल सर्वे रिपोर्ट एज द केस में बी ऑन and on receipt of all required information documents there are relevant and necessary for the claim, an insurer shall within a period of 30 days offer a settlement of the claim to the insured oblique claimant। यानी कि सर्वे रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर्ड या क्लेमेंट जो भी है उसको क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑफ़र देना है, और ये ऑफ़र इन राइटिंग देना होता है। तो इस केस में वैसे कुछ ऐसे भी मैंने केस देखे हैं कि बीमा कंपनी ऑफ़र पहले देती है और सर्वे रिपोर्ट बाद में बनी होती है अकॉर्डिंग टू ऑफ़र। वो कहते हैं पहले सहमति दो, मतलब बिना ऑफ़र के इंश्योर्ड से सहमति मांगी जाती है। जैसे यहाँ कोई ऑफ़र नहीं दिया गया, यहाँ कंसेंट जिसकी भाषा बीमा कंपनी ने तय की है धूर्तता से वो भेजी है, उसको एक एफिडेविट के शक्ल में होने दो, उसके बाद वो शायद हो सकता है फिर सर्वे रिपोर्ट दें। ऐसा बहुत से मैंने केसेस में देखा है। जबकि पहले सर्वे रिपोर्ट तैयार होगी, अप्रूव्ड सर्वेयर साहब एक कॉपी इंश्योर्ड को देंगे और एक बीमा कंपनी। अप्रूव्ड सर्वेयर का काम है सर्वे पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सर्वे रिपोर्ट तैयार करना, और फिर उस पर उसकी एक कॉपी बीमा कंपनी को देना, एक कॉपी इंश्योर्ड को देना और बीमा कंपनी को देना। बीमा कंपनी फिर क्लेम सेटलमेंट पे जो भी डिसीजन ले उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अलग ले, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अप्रूव्ड सर्वेयर को बीमा कंपनी से पूछ के उनकी मर्जी पसंद के अनुसार सर्वे रिपोर्ट बनाने का नियम नहीं है, ना कोई ऐसा बिल्कुल भी कोई नियम नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए इस केस में इंश्योर्ड को बीमा कंपनी से ऑफ़र लेटर की मांग करनी चाहिए। और ये जो ऑफ़र लेटर है जो बीमा कंपनी कह रही है कि साहब सालवे ये पार्शियल लॉस क्लेम, पहली चीज़ें हाँ मैं एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो पॉलिसी जो ये प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी है या ओडी पॉलिसी जिसे कहिए प्राइवेट कार की, उसमें एक कंडीशन 3 है। उस कंडीशन 3 में कोई भी क्लेम के लिए 2 ऑप्शन है क्लेम सेटलमेंट के लिए। एक है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम, यानी कि जिनका रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है,
वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम है। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस एक क्वालिफिकेशन है, टोटल लॉस एक बेसिस ऑफ क्लेम सेटलमेंट है। टर्म टोटल लॉस है, उनको भी जिनमें 75% से ज़्यादा है उनको टोटल लॉस की तरह डील करना है, इसलिए शब्द इस्तेमाल हुए कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। यहाँ पे रैक वैल्यू जो कबाड़ गाड़ी है उसकी जो बेचकर वैल्यू आए जिसे रैक वैल्यू कहते हैं, उसको भी क्लेम भुगतान में एडजस्ट कर दिया जाता है, ऐसा जनरल रेगुलेशन 8 में लिखा हुआ भी है। लेकिन रैक वैल्यू और यानी कबाड़ के रूप में गाड़ी बेचना और एक ब्लैंक 2930 फॉर्म पर साइन करके आरसी ट्रांसफ़र करके बेचना, इन दोनों में फ़र्क होता है। गाड़ी बेचना और साल्वेज बेचना दोनों अलग चीज़ हैं। आरसी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये टोटल लॉस हो रही है तब, इसलिए तो गाड़ी रिपेयर नहीं कराई, तभी तो पार्शियल लॉस पे नहीं हो रहा क्लेम सेटल। तो ये टोटल लॉस बेसिस पे हो रहा है, तो इसकी आरसी कैंसिलेशन होनी चाहिए, जो बीमा कंपनी अपनी नेट लाइबिलिटी को कम करने के लिए अक्सर नहीं करती हैं। तो इसी तरीके से तो आप ऐसे केस में जो है, अब मैं वापस उसी पे आ जाता हूँ जो मैं बता रहा था। तो सर्वे, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट गजट नोटिफिकेशन 2017 के जो पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपनी कंप्लेन को कीजिए, ऑफ़र लेटर की मांग कीजिए, इंश्योरेंस कंपनी से कहिए कि वो जो भी प्रोसेस अपना रही है इन डिटेल दे, और अगर वो आपको विद आरसी या स्क्रैपर को बेचने के लिए गाड़ी जिस तरीके से कह रही है उसकी लिखित मांग कीजिए। अगर वो विद आरसी या कुछ इस तरीके से लिखने के लिए कहती है तो आप और सर्वेयर साहब की भी ओपिनियन जानिए, उनकी रिपोर्ट की कॉपी मांगिए, उसमें देखिए उन्होंने साल्वेज डिस्पोजल के लिए क्या लिखा है। अगर सर्वेयर साहब ने भी विद आरसी या विद आरसी करके गाड़ी बेचने के लिए लिखा है तो वो इलीगल तरीका है। इसके लिए आप गूगल पे जो भी आपकी पुलिस अथॉरिटी है, डीजीपी की मेल आईडी ढूंढिए, आप उस पर कंप्लेन कीजिए प्रॉपर अपने स्टेट में। तो ये चूँकि एक इलीगल तरीका है, सेक्शन 55 का वायलेशन है मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 55 का, तो आप उसमें जो भी अगर सर्वेयर साहब ने कहा तो उनका नाम लिखिए, बीमा कंपनी ने कहा है तो उनका नाम लिखिए, उनके अगेंस्ट प्रॉपर कंप्लेन कीजिए, और जहाँ तक उम्मीद है कि बीमा कंपनी ये इलीगल तरीके को से बैकआउट कर जाएगी। और इस तरीके से ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब मैं इसको यहीं विराम दूंगा। तो ये नियमों के अनुसार आप कंप्लेन कीजिए और अपने वाजिब क्लेम हक को लीजिए। यही मैं कह के अब इसको विराम करता हूँ। नमस्कार।